बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्टूडेंट प्रोग्रामिंग फ़ंडामेंटल के आज के लेक्चर में हम कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट की एग्जांपल जो है उनको करेंगे। तो इससे जो प्रीवियस हमारे पास वीक था उसमें हमने प्रोग्रामिंग फ़ंडामेंटल में जो कंडीशनल स्टेटमेंट हैं उनको डिस्कस किया था और लूप को भी डिस्कस किया हुआ है। तो अभी हम थोड़ा सा इसको कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर मज़ीद फ़ोकस कर लेते हैं, क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर हमने हमारे पास इफ़ एल्स हमने स्टडी किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम उसकी कुछ एक एग्ज़ाम्पल लेंगे और मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लेके आऊँगा और उन स्टेटमेंट को हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि उसमें प्रॉब्लम जो है वो क्या पूछा गया है, और उसके बाद फिर हम उसी प्रॉब्लम के ऊपर उसकी कंडीशन वगैरह चेक करेंगे कि कौन सी कंडीशन इस प्रॉब्लम के अंदर अप्लाई की जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। और फिर उसके बाद उसकी इनपुट और आउटपुट, इनपुट हमने क्या लेनी है ये टर्म उसमें से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और आउटपुट क्या आनी चाहिए उसको भी देखेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। तो ये हमारे पास पहला प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम में क्या कहा गया, एक सी प्रोग्राम टू इंटर बेसिक सैलरी एंड कैलकुलेट द ग्रॉस सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय। कि हमारे पास एक एम्प्लॉय है, उसकी हमने बेसिक सैलरी इंटर करनी है प्रोग्राम के अंदर, और हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, उसकी जो ग्रॉस सैलरी है वो कैलकुलेट करके दे देगा। तो ये हमारा जो है टास्क है। अब इस तरह के जो प्रोग्राम है उसकी स्टेटमेंट किस तरह बन सकती है, तो पहले स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो ये हमारे पास इस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है कि राइट अ सी प्रोग्राम टू इनपुट बेसिक सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय एंड कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। कि अगर हमारे पास जो बेसिक सैलरी है वो लेस दैन और इक्वल टू 10,000 आ जाए, तो उसके ऊपर जो HRA है वो 20% है, DA जो है वो 80% है, और ये अलाउंसेस वगैरह जो है वो गिवन है साथ। तो इसी तरह अगर बेसिक सैलरी जो है वो बिटवीन 10,000 टू 20,000 हो, मतलब 10,000 से ज़्यादा हो और 20,000 से कम हो, 20,000 एंड 20,000 से कम, तो फिर जो HRA है वो 25% होगा और DA जो है वो 90% होगा। इसी तरह अगर बेसिक सैलरी जो है वो हमारे पास 20,000 से ऊपर आ जाए तो फिर HRA 30% हो जाएगा और इसके साथ जो DA है वो 95% हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम के अंदर ये हमें कंडीशन दी हुई हैं, जिन कंडीशन की बेस के ऊपर हमने उसकी ग्रॉस सैलरी जो है वो कैलकुलेट करनी है। साथ ये कंडीशन भी हमें गिवन है और इसके साथ जो इनपुट है वो हम बेसिक सैलरी यूज़र से इनपुट भी ले लेंगे। तो ये दो चीज़ें हम हमारे पास गिवन डाटा में आएंगी। ये कंडीशनल स्टेटमेंट हम इन्हीं डाटा को देखते हुए, इसमें गिवन डाटा यही है कि हमारे पास बेसिक सैलरी अगर 10,000 से लेस होगी तो फिर हमने अलाउंसेस क्या ऐड करने हैं, अगर बिटवीन 10 एंड 20 हो तो फिर क्या करना है, अगर अबाउट 20,000 हो तो फिर क्या करना है। तो इसके लिए हम इफ़ एल्स ये कंडीशनल स्टेटमेंट जो अभी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं उसी को हम अप्लाई करेंगे। तो इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास जो इनपुट है वो बेसिक सैलरी है। लाइक अगर इनपुट हम 20,000 दे रहे हैं तो हमारे पास ग्रॉस सैलरी जो 44,000 आएगी इन कंडीशन को देखते हुए। तो अब इसके ऊपर हमने कोडिंग इसकी करनी है। तो सबसे पहले जो DA है, या हमारे पास दो तरह के अलाउंस आ रहे थे, HRA और DA। तो इन दोनों को देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है। DA हमारे पास डियरनेस अलाउंस है। डियरनेस अलाउंस इज़ अ कैलकुलेशन ऑन इन्फ्लेशन एंड अलाउंस पे टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो ये हमारे पास अलाउंस है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उनको गवर्नमेंट की तरफ से पे होता है। तो इस तरह डिफरेंट अलाउंसेस और भी आ जाते हैं, लेकिन ये हम इस वक्त दो ही ऐड करके ये बना रहे हैं। तो इस तरह हाउस रेंट HRA हाउस रेंट अलाउंस है, ये भी हमारे पास कंपनी या कोई गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय हैं या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी रेंटेड अकोमोडेशन के लिए अलाउंस जो हमारे पास अदारा होता है वो तय करता है। तो अब इसमें लॉजिक क्या होगी, लॉजिक टू फाइंड ग्रॉस सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय। ग्रॉस सैलरी इज़ द फाइनल सैलरी कंप्यूटेड आफ्टर द कंडीशन ऑफ DA HRA एंड अदर अलाउंसेस। जो अदर अलाउंसेस की कंडीशंस हैं उनको अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो कैलकुलेट आएगी वो ग्रॉस सैलरी होगी। और इसमें हमारे पास DA HRA और बाकी अलाउंसेस, अभी इस एग्जांपल के अंदर हम दो अलाउंस ले रहे हैं तो मे बी इसके ज़्यादा अलाउंस भी हों। और इसका फार्मूला फिर हम जो ऊपर कंडीशन दी उसको देखते हुए फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो अभी यहाँ पर हमारे पास DA के अंदर DA जब हमारे पास कैलकुलेट होगा वो उसका जो फार्मूला है वो बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय DA ओवर 100। अब
यहाँ पर वैल्यू हमने क्या पुट करनी है ये इम्पॉर्टेंट है। इफ़ डी ए इज़ इक्वल टू 80% देन द स्टेटमेंट बिकम डी ए इज़ इक्वल टू बेसिक सैलरी इंटू 80/100। तो यहाँ से ये 0.08 हमारे पास आ जाएगा। लाइक वाइज एच आर ए के लिए भी कर लेंगे। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन लॉजिक, डिस्क्रिप्टिव लॉजिक टू फाइंड द ग्रॉस सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय। इनपुट बेसिक सैलरी पहले हम एम्प्लॉय से लेंगे, स्टोर इन सम वेरिएबल से बेसिक सैलरी उसमें स्टोर कर लेंगे। उसके बाद फिर कंडीशन लगेगी इफ़ बेसिक सैलरी लेस देन और इक्वल टू 10,000। अगर ये लेस देन है तो फिर एच आर ए कैलकुलेट होगा, बेसिक सैलरी से मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 को, और डी ए कैलकुलेट होगा, और उसके बाद ये दोनों जो हैं बेसिक सैलरी के अंदर ऐड होके टोटल बन जाएगा। सिमिलरली चेक द बेसिक सैलरी एंड कंप्यूट एच आर ए एंड डी ए अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंगली से मुराद ये है कि अभी हमने सिर्फ इस पर ये एक कंडीशन लगाई है, इसी तरह आप बाकी दो कंडीशन भी लगाएंगे और उसी की बेस के ऊपर एच आर ए और डी ए कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद फिर ये जब कैलकुलेट हमारे पास हो जाएंगे एच आर ए और डी ए, तो फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद कैलकुलेट द फाइनल ग्रॉस सैलरी यूजिंग द फार्मूला बेसिक सैलरी प्लस डी ए प्लस एच आर ए, जो आपने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ था। ये तीनों ऐड अप करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये इसका मैकेनिज़्म है इसको सॉल्व करने का कि हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी इसकी नेक्स्ट जो है वो हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं कि प्रोग्राम टू कैलकुलेट द ग्रॉस सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। तो इसमें हमारे पास अब ये सी प्रोग्राम है, तो इसमें पहले इंक्लूड स्टैंडर्ड आई ओ डॉट एच, जैसे कि पहले भी आपको बताया है कि इसमें हमारे पास इनपुट आउटपुट के लिए सिर्फ स्टैंडर्ड आई ओ जो है वो यूज़ होगी। अब इसमें हमने जो फ्लॉट वेरिएबल डिक्लेयर कर लेने हैं, बेसिक सैलरी यूज़र से लेनी उसके लिए, और ग्रॉस जब हमने आउटपुट देनी वो, और डी ए और एच आर ए ये हमारे पास दो अलाउंसेस हैं जो हमने कंडीशन की बेस के ऊपर चेक करने हैं। और सबसे पहले ये हमारे पास इनपुट सेक्शन है, हम क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे उसकी ग्रॉस सैलरी, प्रिंट एफ इंटर बेसिक सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय, और उसके बाद फिर स्कैन एफ, यहाँ इसका फॉर्मेट स्पेसिफाई कर देंगे क्योंकि ये फ्लॉट है तो इसलिए एफ़ के साथ लिखेंगे, और एंड साइन के साथ बेसिक के ऊपर, बेसिक के एड्रेस के ऊपर हम ये वैल्यू जो यूज़र इंटर करेगा वो स्टोर करवा देंगे बेसिक वेरिएबल के अंदर। उसके बाद अब बेसिक में हमारे पास वैल्यू यहाँ से यूज़र से हम ले चुके होंगे, फिर अब हमने एच आर ए और डी ए जो है उसको कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड कंडीशन। तो पहली कंडीशन ये थी कि इफ़ बेसिक लेस दैन और इक्वल टू 10,000 आ जाए, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो डी ए और एच आर हमारे पास उसकी बेस के ऊपर जो परसेंटेज गिवन थी कैलकुलेट हो जाएगा। और एल सिर्फ अगर उससे लेस आ जाता है तो फिर क्या होगा, लेस पे आएगा तो फिर हमारे पास 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0.25 से ये एच आर डी ए दोनों कैलकुलेट हो गए। इसी तरह थर्ड वन अगर एल से ये भी नहीं होता तो फिर डेफिनेटली ये कंडीशन ट्रू होगी फॉर ग्रेटर दैन 20,000, तो उसके लिए हमारे पास ये डी ए और एच आर ए कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसमें से अगर पहली कंडीशन ट्रू होती है तो डेफिनेटली दूसरी कंडीशन दोनों स्किप हो जाएंगी। अगर पहली ट्रू नहीं होती, लेट्स वो दूसरी ट्रू हो जाती है, तो फिर दूसरी अपडेट होने के बाद हमारा जो ये दोनों स्किप हो जाएंगी और दूसरी अपडेट होने के बाद डायरेक्ट इधर आ जाएंगे आप। इसी तरह ये अब इसमें से कोई एक कंडीशन एट ए टाइम ट्रू होनी है इन तीनों में से, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास कैलकुलेट कर लेगा ग्रॉस सैलरी को। तो यहाँ पर ये ग्रॉस सैलरी के अंदर फिर बेसिक और एच आर ए और डी ए जो है वो एडअप हो जाएंगे और एट द एंड हम उनको प्रिंट ले लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप प्रिंट कमांड को देखें तो इसमें इसकी जो स्पेसिफायर उसके साथ ये 0.2 लिखा हुआ है। इस 0.2 का मतलब ये होता है कि हमारे पास अगर हमने जो सैलरी प्रिंट लेनी है उसमें डेसिमल 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर अगर लेना हो तो यहाँ 0.2 लिख देंगे। अगर यहाँ 0.6 लिखेंगे तो 6 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास अगर नॉर्मली लिखते हैं तो ये 0.6 तक ही लेगा, 6 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर देगा। अगर आप उससे कम करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, या ज़्यादा लेना चाह रहे हैं तो ज़्यादा कम के लिए हम यहाँ पर पॉइंट के साथ वो वैल्यू लिख देंगे। तो ये पॉइंट के बाद उतने डेसिमल प्लेसेस तक हमें आंसर जो है वो ब्लैक स्क्रीन के अंदर दे देगा। तो ये था हमारा ग्रॉस सैलरी फाइंड करने का प्रोग्राम। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है कि सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब ये भी एक काफ़ी मतलब कह लो कि फेमस प्रॉब्लम है प्रोग्रामिंग के अंदर कि आपने एक ऐसा सी प्रोग्राम डिज़ाइन करना है कि आप यूनिट उसमें इंटर करें और आपको जो बिजली का बिल है या इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होके आ जाए।
तो इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह की होगी इस प्रॉब्लम की कि हमारे पास कंडीशन इसके लिए भी गिवन होगी। राइट अ सी प्रोग्राम टू इनपुट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट चार्ज एंड कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कंडीशन। अब पहली कंडीशन ये दी हुई है कि फॉर फर्स्ट 50 यूनिट हमारे पास 0.50 हो पर यूनिट। उसके बाद नेक्स्ट 100 यूनिट जो है वो 0.75, नेक्स्ट 100 1.25, फॉर यूनिट अबव 250 1.5 एंड एडिशनल सरचार्ज ऑफ 20% इज़ एडेड टू द बिल। तो इसी तरह बाकी भी हमारे पास फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस और इसके अलावा टेलीविज़न लाइसेंस बिल और ये बहुत सारी चीज़ें भी इसके अंदर इंक्लूड की जा सकती हैं। हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल यूजिंग इफ एल्स इन सी प्रोग्रामिंग प्रोग्राम टू फाइंड इलेक्ट्रिसिटी बिल यूजिंग इफ एल्स इन सी लॉजिक टू फाइंड नेट इलेक्ट्रिसिटी बिल इन सी प्रोग्राम। तो ये डिफरेंट इसकी स्टेटमेंट बन सकती हैं सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रॉब्लम के लिए। तो हम स्टेटमेंट जो है वो ऐसे थोड़ी सी चेंज करके हम स्टेटमेंट इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए। इसके बाद लॉजिक टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसकी लॉजिक क्या होगी। स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्टिव लॉजिक टू कंप्यूट द इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब आपको कंडीशन गिवन थी तो सबसे पहले क्या करना है, इनपुट यूनिट कंज्यूम बाय कस्टमर इन सम वेरिएबल से यूनिट। तो यूनिट वेरिएबल के अंदर हम यूनिट जो है वो यूज़र से ले लेंगे जितने कंज्यूम हुए। इफ़ यूनिट कंज्यूम लेस दैन और इक्वल टू 50 तो हमारे पास अमाउंट क्या आ जाएगी, 0.5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.50 हमारे पास यूनिट शामिल होगा। इफ़ यूनिट कंज्यूम मोर दैन 50 यूनिट बट लेस दैन 100 यूनिट देन एडेड द फर्स्ट 50 यूनिट अमाउंट 25 जो कि हम प्रीवियस में कैलकुलेट कर चुके हैं टू द फाइनल अमाउंट एंड कंप्यूट द रेस्ट 50 यूनिट अमाउंट विच इज़ गिवन बाय 50 प्लस यूनिट माइनस 50 इंटू 0.75, ताकि जो 50 से ऊपर वाले यूनिट हैं वो 0.75 के अकॉर्डिंगली लग जाएं। तो यहाँ से हमारे पास आई हैव यूज्ड 50 यूनिट्स सिंस ऑलरेडी कैलकुलेटेड फर्स्ट 50 यूनिट विच इज़ 25। तो 25 पहले कैलकुलेट हो चुका है, तो यहाँ से इन दोनों के अंदर ऐड अप करेंगे और हमारे पास इस कंडीशन के लिए ट्रू हो जाएगा। सिमिलरली चेक द रेस्ट ऑफ द कंडीशन एंड कैलकुलेट टोटल अमाउंट। तो इसी तरह हम बाकी अमाउंट भी कैलकुलेट कर लेंगे। आफ्टर कैलकुलेटिंग टोटल अमाउंट कैलकुलेट द सरचार्ज अमाउंट। सरचार्ज अमाउंट जो 20% लगाया हुआ था, तो वो जो टोटल अमाउंट बनी थी उसका हम 20% लेंगे सरचार्ज और फिर टोटल अमाउंट के अंदर वो ऐडअप कर देंगे। तो अगर आप इसको देखें तो ये फिफ्थ जो कंडीशन है, ये लास्ट वाली कंडीशन, ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमने क्या करना था, सरचार्ज अमाउंट जो है वो ऐड करनी है। सरचार्ज अमाउंट पहले जो टोटल अमाउंट कैलकुलेट की थी उसकी परसेंटेज निकालने की, जितनी परसेंटेज उन्होंने डिसाइड की हुई होगी। लाइक 20% था तो 0.20 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सरचार्ज हमारे पास आ जाएगा। इस सरचार्ज को फिर टोटल अमाउंट के अंदर ऐड करके तो नेट अमाउंट हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगी। उसके बाद इसको हम प्रिंट ले लेंगे। तो अब इसका ये कोड हम देखते हैं कि प्रोग्राम टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो इसमें हमने पे वही हेडर फाइल इंक्लूड कर देनी है, स्टैंडर्ड IO.h मेन। उसके बाद फिर अब हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट में अमाउंट लेनी है, टोटल अमाउंट लेनी है और सरचार्ज, ये तीन हमने कैलकुलेट करने हैं। तो तीन वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिए, यूज़र से कंज्यूम अमाउंट जो है वो हमने इंटर करवा लिए। ये हमने क्या किया है कि वेरिएबल जितने हमारे पास यूज़ हो रहे थे वो डिक्लेयर किए। उसके बाद ये सेक्शन हमारा इनपुट का है, यूज़र से हम यूनिट इनपुट कर लेंगे और उसके बाद आगे ये कंडीशन है। यूनिट अगर लेस दैन आते हैं तो 0.50 के अकॉर्डिंग होंगे, अगर लेस दैन 150 होते हैं तो 25 प्लस इसमें माइनस करके ये टोटल आ जाएंगे। अगर लेस दैन 250 होते हैं तो उसके लिए भी हमें कंडीशन गिवन थी, वो कंडीशन लगाएंगे और आप अपने यूनिट जो है वो उनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। और एल्स अगर इससे ऊपर आ जाते हैं तो फिर 220 टोटल हो चुके हैं, वो हम इसके मतलब ये टोटल जो कैलकुलेट हो चुके हैं। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर यूनिट माइनस 250 इंटू 1.5 इसके अकॉर्डिंग चेक कर लेना है। तो यहाँ हमारी अमाउंट की वैल्यू जो है वो अपडेट हो चुकी होगी। अब नेक्स्ट टास्क हमारा क्या है कि हमने सरचार्ज जो है वो ऐडअप करना है। तो सरचार्ज के लिए जितनी अमाउंट यहाँ पर आई होगी इसको हम 0.220 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20% सरचार्ज अमाउंट आ जाएगी, वो हम टोटल के अंदर ऐड करेंगे। तो ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा, टोटल जितनी भी अमाउंट बनेगी।
तो ये था प्रॉब्लम फाइंड इलेक्ट्रिसिटी बिल। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो प्रॉब्लम है वो है कि सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस। तो हमने प्रॉफिट और लॉस जो है वो फाइंड आउट करना है सी प्रोग्राम के थ्रू। तो राइट अ सी प्रोग्राम टू इनपुट कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड चेक प्रॉफिट और लॉस, आल्सो कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट और लॉस यूजिंग इफ एल्स। उसके बाद इसी तरह इफ एल्स इन सी प्रोग्रामिंग प्रोग्राम टू कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस ऑफ एनी प्रोडक्ट इन सी। तो ये हमारे पास इसकी कुछ कंडीशंस हैं जिनके थ्रू हमने काम करना है। इनपुट हमारे पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आ जाएगी और उसके बाद फिर आउटपुट बता देंगे। अब देखें सेलिंग प्राइस 1500 है, कॉस्ट इसकी 1000 आई है, तो 1500 माइनस 1000 करेंगे तो 500 प्रॉफिट होगा। तो अब इसकी लॉजिक देखते हैं कि लॉजिक इसमें क्या होगी। लॉजिक वेरी सिंपल, प्राइमरी मैथमेटिक क्लासेस के अंदर आपने ये पढ़ा होगा कि प्रॉफिट और लॉस हम किस तरह कैलकुलेट करते होते हैं। तो डेफिनेटली वही फार्मूला लग जाएगा। प्रॉफिट के लिए हमारे पास सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो इसी तरह लॉस के लिए आप कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो ये लॉस हमारे पास आ जाएगा। प्रॉफिट और लॉस दोनों हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद प्रोग्राम है, प्रोग्राम में ऊपर अगेन हमने स्टैंडर्ड IO.H जो है वो अप्लाई करेंगे पहले, ताकि हमारे पास जो हेडर फाइल है प्रिंट एफ और स्कैन एफ के लिए वो यूज़ हो सके। उसके बाद नेक्स्ट टास्क क्या होगा कि हमने यूज़र से दो वैल्यू लेनी है, कॉस्ट और सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट और सेलिंग प्राइस जो है वो हम यूज़र से यहाँ पर ले लेंगे और उसके बाद फिर इनके ऊपर कंडीशन ये देखें, ये हमने इनपुट सेक्शन है, कॉस्ट और सेलिंग प्राइस हमने यूज़र से ले ली और उसके बाद आप कंडीशन लगानी है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के दरमियान कि अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस बढ़ जाती है तो हमारे पास प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, अगर लेस हो जाती है तो लॉस कैलकुलेट होगा। ज़ाहिर बात है अगर हम चीज़ें ख़रीद रहे हैं वो ज़्यादा में ख़रीद रहे हैं और कम में बेच रहे हैं तो डेफिनेटली लॉस आएगा। अगर हम कम में ख़रीद रहे हैं ज़्यादा में बेच रहे हैं तो जितना ज़्यादा बेच रहे हैं वो प्रॉफिट है। तो अगर हमारे पास कंडीशन लेस आती है तो उस केस में प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, अगर ग्रेटर आती है तो लॉस कैलकुलेट होगा। तो और एल्स हमारे पास नो प्रॉफिट नो लॉस, बैलेंस में चीज़ आ जाएगी, जिसको जितनी खरीदी उतने की बेच दी, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये एल्स के साथ कंडीशन आ जाएगी। इस तरह हमारे पास ये प्रोग्राम जब रन होगा तो रिज़ल्ट हमें इसी के अंदर हम प्रिंट एफ के थ्रू रिज़ल्ट भी साथ साथ ही लेते जा रहे हैं। जैसे ये देखें यहाँ पर ये प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आ जाएगा, ये लॉस हो जाएगा। अगर ये दोनों ट्रू नहीं होती तो फिर हमारे पास नो प्रॉफिट नो लॉस की प्रिंट आ जाएगा कि ये कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है, तो बैलेंस में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4 है कि इसमें सी प्रोग्राम टू चेक वेदर ट्राइंगल इज़ वैलिड और नॉट इफ़ एंगल आर गिवन। तो ये भी प्योरली मैथ का प्रॉब्लम है कि हमारे पास प्रॉब्लम उसमें क्या करना है कि आपने ट्राइंगल को चेक करना है कि ट्राइंगल जो है वो वैलिड है या नहीं, उसके एंगल जो है वो यूज़र इंटर करेगा। आगे स्टेटमेंट इसकी देख लें कि राइट अ सी प्रोग्राम टू चेक वेदर अ ट्राइंगल इज़ वैलिड और नॉट if angles are given using if else condition. How to check whether a triangle can be formed or not if its angles are given using if else in C programming. ये भी इसकी स्टेटमेंट है। लॉजिक टू चेक ट्राइंगल वैलिडिटी इफ़ एंगल्स आर गिवन इन सी प्रोग्राम। तो इसके अंदर आप देखें तो हम तीन जो हैं वो स्टेटमेंट जो हैं वो बना रहे हैं, तीन स्टेटमेंट इसमें बन रही हैं, डिफरेंट टाइप की तीन स्टेटमेंट इसमें बन रही हैं। मैं इसको मार्क कर देता हूँ डिफरेंट कलर से। तो पहली को अगर आप देखें तो राइट आ सी प्रोग्राम टू चेक वेदर द ट्राइंगल इज़ वैलिड और नॉट इफ़ द एंगल्स आर गिवन यूजिंग इफ एल्स। एक हमारे पास ये कंडीशन आ गई। इसी तरह सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या आ गई कि अगर हाउ टू चेक वेदर अ ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड और नॉट इफ़ द एंगल्स आर गिवन यूजिंग इफ एल्स इन सी प्रोग्रामिंग। एक हमारे पास ये स्टेटमेंट आ गई। थर्ड वन स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी कि लॉजिक टू चेक ट्राइंगल वैलिडिटी इफ़ एंगल्स आर गिवन इन सी प्रोग्राम। तो अगर आप इसको देखें तो हमारे पास ये तीन तरह के टोटल इसके जो हैं स्टेटमेंट बन सकती हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। तो इस तरह प्रॉब्लम जो है वो पूछने के लिए डिफरेंट स्टाइल जो है वो अपनाया जा सकता है। तो आपने जस्ट प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, ना कि उससे कंफ्यूज होना है। तो अब उसके बाद एग्जांपल में हमारे पास यूज़र जो डाटा इंटर करेगा, ये इनपुट सेक्शन आ जाएगा। इनपुट में यूज़र तीनों एंगल जो है वो इंटर कर देगा और उसके बाद हमारे पास प्रोसेस रन होगा। प्रोसेस वही मैथ का प्रोसेस हम यूज़ करेंगे कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि एंगल की बेस के ऊपर कि हमारे पास जो ट्राइंगल है वो वैलिड बनेगी या नहीं बनेगी इन कंडीशन को यूज़ करते हुए।
और उसके बाद जस्ट ये बता देगा ट्राइंगल इज़ वैलिड और नॉट। तो अब उसके बाद इसका मैथ भी देख लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी ट्राइंगल की है। ये हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है, उसमें ए बी सी जो हैं वो 3 एंगल हैं। तो हमें ये प्रॉपर्टी पता है कि ट्राइंगल के इंटरनल तीनों एंगल जो है उनका सम 180 होता है। तो डेफिनेटली आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी। तो ट्राइंगल की ये वाली प्रॉपर्टी जो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे कि हमारे पास अ ट्राइंगल इज़ सेड टू बी अ वैलिड ट्राइंगल इफ़ एंड ओनली इफ़ सम ऑफ इट्स एंगल, यहाँ पर ऑफ इट्स इंटरनल एंगल हम वर्ड यूज़ कर लें वो ज़्यादा बेटर है, इज़ 180। अगर उसके जो इंटरनल एंगल हैं उसका सम इक्वल टू 180 आ जाए तो हमारे पास ट्राइंगल जो है वो वैलिड होगी, अदरवाइज़ इनवैलिड होगी। अदरवाइज़ ट्राइंगल आप नहीं बना सकते। या तो ट्राइंगल जो है वो एंगल ज़्यादा हो फिर भी नहीं बनेगी, कम हो तो फिर भी नहीं बनेगी। तो ये एग्जैक्टली 180 होना चाहिए। तो ये थ्योरम भी मैथ के अंदर है, तो मेरा ख्याल है कि हमें इस पर फोकस नहीं करना चाहिए, जस्ट हम कंडीशन जो उसको यूज़ करेंगे। तो लॉजिक टू चेक वेदर वैलिडिटी ऑफ ट्राइंगल इफ़ एंगल्स आर गिवन। तो उसके लिए सबसे पहले यूज़र से क्या करना है कि हमने 3 एंगल जो है वो यूज़र से इनपुट कर लेने हैं, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल दीज एंगल। उसके बाद चेक करेंगे चेफ इफ़ सम इक्वल टू 180। तो अगर ये इक्वल टू आ जाए ट्राइंगल कैन बी फाउंड इज़ वैलिड ट्राइंगल। और इसी तरह हम इस ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि एंगल 1 ग्रेटर दैन 0 एंड एंगल 2 ग्रेटर दैन 0 एंड एंगल 3 ग्रेटर दैन 0। तो ये एक एंगल्स के लिए कंडीशन है कि एंगल मस्ट भी ग्रेटर दैन 0 होने चाहिए, मेक श्योर एंगल्स आर ग्रेटर दैन 0। तो ये कंडीशन भी हम इसके अंदर पहले लगाएंगे ताकि ये कि यूज़र जो है वो एंगल जो है वो ग्रेटर दैन 0 पुट करे, अदरवाइज़ एंगल जो इनपुट दे रहा है वो भी वैलिड कंसिडर होता रहे। फ्रॉम पॉजिटिव एक्सिस एंगल हमने इसके अंदर पुट करने होंगे। नेक्स्ट में फिर अब हम इसको प्रोग्राम बनाते हैं, इसका चेकिंग करते हैं कि इसका प्रोग्राम कैसे बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हमने वही हेडर फाइल इंक्लूड कर दी standardio.h। उसके बाद हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तो उसमें हम इंट एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड सम, ये हम 4 वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर कर लेंगे। तो इंटीजर वैल्यू ही पुट करनी है। और यहाँ पर अब यूज़र से हम जो 3 एंगल्स हैं उनकी वैल्यू जो है वो इनपुट की फॉर्म में ले लेंगे और आगे ये प्रोसेस रन होगा। सम इज़ इक्वल टू एंगल्स का सम कैलकुलेट होगा। तो इस यहाँ पर फिर चेक करेगा कि इफ़ सम इज़ ग्रेटर दैन 180 और साथ इसके ये देखें ये एंड ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। ये तीनों लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब है कि हमारे पास हमने ये जितनी भी 3 कंडीशन लिखी हुई हैं ये तीनों की तीनों ट्रू होंगी तो ये ट्रू होगा। इसमें से अगर एक भी फॉल हो जाती है तो हमारे पास ये कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर जो ब्रैकेट में हमने चीज़ें लिखी हुई हैं, स्टेटमेंट लिखी हुई हैं, वो रन नहीं होंगी। दोबारा देखें, ये हमारे पास इसमें लॉजिकल एंड ऑपरेटर जो है वो गिवन है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर 3 लगाए हुए हैं। और यहाँ पर सम इक्वल टू 180 कंपेयर हो रहा है, एंगल 1 ग्रेटर दैन 0, एंगल 2 ग्रेटर दैन 0, एंगल 3 ग्रेटर दैन 0। तो अगर ये तीनों कंडीशन, चारों कंडीशन ट्रू हो जाएंगी, 3 कंडीशन एंगल के लिए हैं और एक कंडीशन सम के लिए, अगर ये ट्रू हो जाती हैं तो देन हमारा प्रोग्राम प्रिंट कर देगा ट्राइंगल इज़ वैलिड। एल्स क्या करेगा, ट्राइंगल इज़ नॉट वैलिड। तो ये हमारे पास प्रोग्राम सिंपल सा बन गया कि जिसके थ्रू हम ट्राइंगल जो है उसको वैलिडिटी बता सकते हैं कि हमारे पास जो ट्राइंगल है वो वैलिड है या नहीं वैलिड है। तो इस तरह प्रॉब्लम अगर कोई भी आपको गिवन हो तो उस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको स्टेटमेंट जो है उसको समझना होगा। तो अब हम 5th प्रॉब्लम एक और कर लेते हैं। तो हमारे पास ये प्रोग्राम है कि सी प्रोग्राम टू चेक वेदर ट्राइंगल इज़ वैलिड और नॉट इफ साइड्स आर गिवन। तो इससे प्रीवियस में हमने एंगल आर गिवन पे देखा था, तो अभी हम देख रहे हैं कि साइड्स अगर गिवन हो तो उसकी बेस पे हम किस तरह डिसाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए भी अगर आप देखें तो हमारे पास स्टेटमेंट जो है इस तरह बन राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड द साइड ऑफ एंगल्स एंड चेक इनपुट साइड ऑफ एंगल एंड चेक वेदर द ट्राइंगल इज़ वैलिड और नॉट यूजिंग इफ एल्स। और सेकेंडली हम क्या कर रहे हैं कि हाउ टू check whether the triangle can be found or not if the sides of the angle are using if else in C programming. Third one, logic to check triangle validity if sides are given in C program. तो ये 3 तरह की स्टेटमेंट अब यहाँ पर बनाई हुई हैं कि जो कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बना सकते हैं किसी भी प्रोग्राम को बताने के लिए। तो स्टेटमेंट जो है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग हो जाए
तो फिर आप आगे कोडिंग इसकी कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास 3 इनपुट आ जाएंगे यूज़र से, और ट्रायंगल की इनवैलिडिटी और वैलिडिटी चेक कर लेगा। तो उसके लिए हमें कंडीशन प्रॉपर्टी ट्रायंगल की गिवन है कि अगर तीनों साइडों की लेंथ हमें गिवन हो ट्रायंगल की, तो अगर हम कंपेयर करें तो जैसे लाइक ये बी है और ये ए है, तो इन दोनों का सम अगर किया जाए तो ये सम मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड वन। अगर इसका सम ग्रेटर देन थर्ड वन होगा तो हमारे पास ट्रायंगल बनेगी। अगर उसके इक्वल आ जाता है तो फिर आपके पास तीसरी लाइन उसी के ऊपर आ जाएगी, तीसरा पॉइंट हमें नहीं मिल सकता, जैसे मर्ज़ी आप कर लें। तो इसी तरह अगर आप बी के ऊपर खड़े हैं तो सी और ए को ऐड करें तो हमारे पास इसकी वैल्यू ग्रेटर आनी चाहिए बी से। इसी तरह अगर आप ए पे हैं तो बी और सी का सम जो है वो ग्रेटर देन ए आना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, अगर ये ट्रू होगी तो हमारे पास ट्रायंगल जो है वो बन सकेगी, अदरवाइज़ ट्रायंगल नहीं बन सकती। तो इन तीनों कंडीशन का एट ए टाइम ट्रू होना ज़रूरी है। तो उसके बाद लॉजिक टू चेक द वैलिडिटी ट्रायंगल वैलिडिटी, तो आप पहले इनपुट करेंगे यूज़र से साइड 1 साइड 2 साइड 3, तो ये तीनों साइड यूज़र से ले लेंगे। उसके बाद फिर क्या करना है कि आपने साइड 1 साइड 2 को ऐड करना है उसको ग्रेटर देन साइड थर्ड, और इसी तरह फर्स्ट और थर्ड को सेकंड के साथ, और फिर सेकंड और थर्ड को फर्स्ट के साथ। तो ये तीनों कंडीशन एंड गेट को यूज़ करते हुए लॉजिकल ऑपरेटर एंड को यूज़ करेंगे, और अगर ये तीनों ट्रू होंगे तो ट्रायंगल वैलिड है, अदरवाइज ट्रायंगल इज़ नॉट वैलिड। तो ये हम यहाँ पर इसका कोडिंग जो है उसको चेक कर लेते हैं कि कोडिंग इसकी किस तरह होगी। तो यहाँ पर हमारे पास अगेन स्टैंडर्ड io.h हमने डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद मेन प्रोग्राम स्टार्ट होगा। यूज़र से हम तीनों वैल्यूज हैं वो इनपुट कर लेंगे, इसकी साइड्स की तीनों लेंथ हमने यूज़र से यहाँ पर इनपुट ले लेनी है। उसके बाद कंडीशन पहली लगाएंगे कि अगर साइड 1 साइड 2 जो है वो ग्रेटर दैन साइड 3 हो, तो फिर वो चेक करे कि साइड 2 साइड 3 ग्रेटर दैन साइड 1 हो, फिर वो चेक करे साइड 1 प्लस साइड 3 भी ग्रेटर दैन साइड 2 है। तो ये तीनों कंडीशन जब ट्रू हो जाएंगी तो ये इफ़ एल्स के थ्रू यूज़ कर रहा है। तो आप इसके लिए लॉजिकल एंड ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं एक ही इफ़ कंडीशन के अंदर। तो यहाँ पर ये नेस्टेड इफ़ जो है वो यूज़ हो गया, और यहाँ पर ट्रायंगल इज़ वैलिड एल्स ट्रायंगल इज़ नॉट वैलिड। तो अगर ये ट्रू नहीं है तो एल्स ट्रायंगल इज़ नॉट वैलिड। अब ये तीनों के ऊपर अगर पहली कंडीशन पे आता है तो ये एल्स नॉट वैलिड नॉट वैलिड नॉट वैलिड, तो ये तीनों में डिस्प्ले कर देगा हमारे पास। तो अगर ट्रू हो जाता है तो ये पहली वाली रन होगी, और रन होने के बाद ये कोड फ्रेगमेंट रन होगा और कर्सर हमारा यहाँ पर आ जाएगा आफ्टर डैट। अगर ये ट्रू हो जाती है तो तीनों ऊपर वाली तीनों ट्रू हो जाती हैं। अगर ट्रू नहीं होती एल्स ये वाली ट्रू नहीं हुई तो इधर आ जाएगा, फिर इधर आके तो ये प्रिंट करके और बाहर निकल आएगा। अगर ऊपर वाली ट्रू नहीं होती तो ये सारा नीचे वाला स्किप करके नेक्स्ट पे चला जाएगा, क्योंकि ये हमने ब्रैकेट के अंदर इफ़ एल्स जो है वो यूज़ की हुई हैं। तो ब्रैकेट में यूज़ करने का मकसद ये है कि ये एल्स की बॉडी में आ रही होंगी, तो हमारे पास नेक्स्ट इफ़ की बॉडी में आ रही हैं कि अगर कंडीशन एफ़ के इल्स के साथ लगी हुई है तो तभी वो रन होगा। तो इस तरह हमारे पास ये कोडिंग होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट में भी हम कुछ और एग्जांपल जो इसकी लेंगे, उसके बाद फिर चंद एक की कोडिंग जो है वो करके भी देख लेंगे। तो आप लोग ये इसमें कोड दिया हुआ है, इस कोड को कंपाइलर के अंदर रन करें, रन करके इसको अंडरस्टैंड करें कि अगर इसमें चेंजिंग करते हैं तो चेंजिंग का क्या इसमें असर होता है। तो ये सिंपल प्रोग्राम है। प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग आपके लिए ज़रूरी है। अगर प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो फिर आपके लिए कोई इशू नहीं होगा, आप बेशक जैसा मर्ज़ी प्रॉब्लम हो आप उसको कर सकेंगे। अभी हम स्टूडेंट कंडीशनल स्टेटमेंट जो है उसको थोड़ा सा कंपाइलर के अंदर भी देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक लूप है। इंशाल्लाह इसको आगे नेक्स्ट में भी हमने करना है। तो i इज़ इक्वल टू 1 और i लेस दैन इक्वल टू n तक 10 तक हमारे पास ये लूप रनिंग में आ रहा है। तो यहाँ पर हमने ये कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ किया है कि नंबर जो है वो लेस दैन इक्वल टू 0 आ जाए। तो अगर नंबर लेस दैन 0 हो जाए तो ये हमारे पास कंटिन्यू करे और ये ब्रेक कर ले। तो अभी हम यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट जस्ट प्लेस करते हैं। तो हमारे पास अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास 2 नंबर यूज़र इंटर कर रहा है, तो यहाँ पर हम इंटीजर में ही 2 नंबर यूज़र से ले लेते हैं और उसके ऊपर कंडीशन लगा के उसको रिज़ल्ट की फॉर्म में वेरीफाई करके इनको समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करेगा। तो लाइक आई और जे 2 मेरे पास नंबर हैं जिनको यूज़र ने डिक्लेयर किया हुआ है। तो यहाँ पर आई और जे की वैल्यू जो है वो हम इस तरह रख लेते हैं कि आई इज़ इक्वल टू 2 है और जे इज़ इक्वल टू 3 है। तो ये हमने वैल्यू खुद से इसको या 6 असाइन कर दी है। तो अब यहाँ पर हमने कंडीशनल स्टेटमेंट इन दोनों के ऊपर लगानी है।
तो अब इसमें मैं अगर कहता हूँ कि इफ़ आई जो है वो मेरे पास सपोज आई के मैं कंडीशन लगाता हूँ आई लेस देन जे, आई अगर लेस देन जे हो तो मेरे पास यहाँ कोई कमांड रन कर देता हूँ, प्रिंट एफ। यहाँ हम इसको कह देते हैं कि जस्ट आई लेस देन जे, तो आई लेस देन जे ही प्रिंट हो जाए। अगर ये ट्रू हो तो ये प्रिंट होगा, अगर ये ट्रू नहीं होगा तो ये प्रिंट नहीं होगा। तो इसमें अब आई लेस देन आपको नज़र आ रहा है, आई लेस देन जे है, तो ये हमारे पास यही चीज़ एज इट इज़ प्रिंट हो जानी चाहिए। तो इसको अगर रन करें तो देखते हैं इसमें रिज़ल्ट हमें ये क्या देगा। तो ये देखें आई लेस देन जे जो है आपके पास रिज़ल्ट नज़र आ रहा है ऊपर, तो इसका मतलब है ये ट्रू थी तभी ये रिज़ल्ट नज़र आया हमें। तो अगर मैं यहाँ पर इसको आई ग्रेटर देन करता हूँ तो ये मुझे नज़र नहीं आएगा, मतलब ये रिज़ल्ट शो नहीं होगा। तो इसके बाद मतलब ये प्रोग्राम वैसे टर्मिनेट हो जाएगा, कोई रिज़ल्ट डिस्प्ले नहीं होगा। देखें अब कोई रिज़ल्ट हमारे पास डिस्प्ले नहीं हुआ, यहाँ ये खाली नज़र आ रहा है, कोई रिज़ल्ट डिस्प्ले नहीं हुआ। तो अगर मैं इसको पहले वाली कंडीशन नहीं रहने देता हूँ लेस देन वाली, और मैं यहाँ वैल्यू चेंज कर देता हूँ, लाइक इसको मैं 12 कर देता हूँ, तो आप देखें 12 लेस देन जे तो नहीं है, 6 नहीं है, इसका मतलब है कि अभी भी मुझे ब्लैंक स्क्रीन आनी चाहिए, रिज़ल्ट नहीं आना चाहिए। तो ये मेरे पास कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसका रोल है जो कि हम यूज़ करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर आप जब भी यूज़ करना हो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर स्टेटमेंट को समझना हो, तो आप पहले उसको सिंपल वैल्यू से अंडरस्टैंड करें, बजाय इसके कि आप एक पूरा कम्प्लेक्स सा प्रोग्राम लिख लें और उसके बाद आपको किसी भी स्टेटमेंट का पता ही ना चले कि उसमें कैसे काम हो रहा है। तो प्रोग्रामिंग के लिए आप पहले उसको बहुत ही सिंपल वैल्यू से, जिसकी आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो और आपको पता हो कि इसका ये आंसर आ सकता है, तो उस वैल्यू के ऊपर अपना जो कोड है उसको, उस स्टेटमेंट को पहले समझ लें कि वो कैसे वर्क कर रही है। उसके बाद फिर उस स्टेटमेंट को किसी भी बड़े प्रोग्राम के ऊपर, बड़े प्रॉब्लम के ऊपर उसे अप्लाई करें, और अप्लाई करने के बाद उसके रिज़ल्ट जो हैं वो आपको फिर इंशाल्लाह ज़्यादा क्लियर आएंगे और आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि उसके रिज़ल्ट क्या आने चाहिए थे। तो बस ये कंडीशन स्टेटमेंट का थोड़ा सा आपको इसमें कोडिंग में बताना था, ताकि आप इसको एग्जांपल्स के अंदर या खुद अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अप्लाई कर सकें। दैट्स ऑल।